हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश की फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के राइटर हैं अल्फोंसे डोडे, एक फ्रेंच राइटर हैं, बर्थ 1840, डेथ 1897। अपनी लाइफ के ब्रीफ पीरियड में इन्होंने टीचिंग भी की है और इस चैप्टर में जैसे वो खुद टीचर थे वैसा ही टीचर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। एक ऐसा टीचर जो बच्चों से काफ़ी इरिटेटेड रहता है, बच्चों को हार्शली ट्रीट करता है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी कहानी में जो टीचर बताया है वो 40 सालों से टीचिंग कर रहा है। अल्फोंसे ने खुद अपनी लाइफ में कुछ महीने या एक आध साल ही टीचिंग की है, उसके बाद उन्होंने टीचिंग छोड़ दी थी। अब हम लोग इस कहानी का बैकड्रॉप या बैकग्राउंड देख लेते हैं। 19th सेंचुरी में यूरोप में एक कंट्री हुआ करती थी, प्रशा। आज का जर्मनी, पोलैंड, थोड़ा सा चेकोस्लोवाकिया, ये सब मिलाकर एक कंट्री बनी थी। इस कंट्री के चांसलर थे ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क को फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था। 1870 में प्रशा ने फ्रांस पे अटैक किया, जिसको फ्रैंको प्रशियन वॉर बोलते हैं, 1870-71 का। इस वॉर में फ्रांस हार गया और प्रशा जीत गया था। तो प्रशा ने क्या किया कि फ्रांस का पार्ट एल्जेक लोरेन उस पर कब्जा कर लिया और उसको जर्मनी का पार्ट बना दिया। ओटो वन बिस्मार्क भी इसके अगेंस्ट थे, लेकिन जर्मनी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि उनको एटलीस्ट एल्जेक लोरेन के बिजनेसमैन और वहाँ की फैक्ट्री से कंपटीशन ना मिले। कार्ल मार्क्स, अब जानते हो कि कार्ल मार्क्स कौन है। कार्ल मार्क्स ने भी मना किया था कि फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट को जर्मनी का पार्ट ना बनाया जाए, क्योंकि फ्यूचर में फ्रांस रशिया के साथ मिलकर के जर्मनी पर अटैक करेगा और ऐसा ही हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और रशिया ने मिलकर के जर्मनी पर अटैक किया, जर्मनी हार गई। 1871 में एल्जेक लोरेन जर्मन का हिस्सा हो गया था और ये 1920 तक रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद 1920 में ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई और इसमें एल्जेक लोरेन को वापस फ्रांस को दे दिया गया। ओके, तो ये है इसका बैकड्रॉप। इस कहानी में ये बताया गया है कि वॉर से आम लोगों की लाइफ पे क्या असर होता है, एजुकेशन पे क्या असर होता है, जो विक्टर्स होते हैं वो लूजर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनकी लैंग्वेज को हटा करके अपनी लैंग्वेज इम्पोज करते हैं, एटसेट्रा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कहानी। हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, शुद्ध हिंदी में नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में करेंगे, एक एक करके, एक एक लाइन और एक एक सेंटेंस। ओके बच्चों, कहानी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है फ्रांस। उसकी एज स्पेसिफाई नहीं की है, पर हम मान के चलते हैं कहानी के हिसाब से 10-12 साल के अराउंड का लड़का है। ओके, वो फ्रांस के एल्जेक लोरेन के एक किसी गांव में है। वो एक स्कूल में पढ़ता है जिसके स्कूल के टीचर का नाम है हैमेल। कहानी में एम हैमेल लिखा हुआ है। एम का मतलब फ्रेंच में मोजिए या फिर इंग्लिश में मिस्टर होता है। इंग्लिश का मिस्टर फ्रेंच के मोजिया से ही बना है। आदमियों को मोजिया बोलते हैं और लेडीज को मैडमोजेल। ओके, मैडमोजेल से ही मैडम और मैडम से मैम निकला है। ओके, सो ये एक सुबह की कहानी है, सुबह की बात है। ये एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, मतलब लड़का फ्रांस खुद अपनी कहानी सुना रहा है लोगों को। ओके, कभी भी उसका ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव चेंज नहीं होता है। हम लोग फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में बात नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में बात करने से कहानी ठीक से समझ में नहीं आएगी। ओके, थर्ड पर्सन में बात करेंगे, मतलब मैं फ्रांस को थर्ड पर्सन में उसको रेफर करूंगा। ऑलराइट, सो एक सुबह की कहानी है। फ्रांस को स्कूल जाने में देर हो गई है। फ्रांस बहुत ही घबराया हुआ है क्योंकि उसको स्कूल में उसके टीचर हैमेल ने कुछ लेसन्स प्रिपेयर करने को बोला था। लेसन्स एग्जैक्टली क्या था वो देख लेते हैं। पार्टिसिपल बेसिकली क्या होते हैं, एक वर्ब होते हैं जिनकी एंडिंग आईएनजी या फिर ईडी इन सब से होती है। ओके, तो हैमेल ने फ्रांस को बोला था कि ये पार्टिसिपल्स, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो याद करके आना और कल क्लास में रिसाइट करना, कल क्लास में बोलना। उसने प्रिपेयर नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं मालूम है पार्टिसिपल्स के बारे में कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो अब क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे और बच्चों को शायद स्केल से मारा भी करते थे। हैमेल के बारे में बोला गया है कि हैमेल हमेशा अपने पास एक स्केल रखते थे जिसको टेबल पे पटक के बच्चों को डराया करते थे। ठीक है, तो बहुत डरा हुआ है। उसके मन में एक बात को ये ख्याल आया कि वो स्कूल ना जाए, स्कूल बंक कर दे। ठीक है, स्कूल जाने के लिए तो निकले पर स्कूल ना जाए। मौसम बहुत ही अच्छा है, सूरज निकला हुआ है और थोड़ा गर्म मौसम है।
अब हम लोगों के लिए सूरज निकला और गर्म मौसम का मतलब है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फ्रांस में या यूरोप में सूरज बहुत ही कम निकलता है, ज़्यादातर वहाँ ठंडा मौसम रहता है, तो सूरज निकलना और मौसम गर्म होना वैसे ही है जैसे हमारे ठंड के मौसम में सूरज में जा करके बैठना। ओके, तो वो सोच रहा है कि वो बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा। बाजू के उनके बगल का एक देश है प्रशिया, प्रशिया के सोल्जर्स आकर के उसके गांव में मार्च पास्ट कर रहे हैं, वो लोग वहाँ रुके हुए हैं। उसको भी सिग्निफिकेंस नहीं पता कि इसका मतलब क्या है कि प्रशिया के सोल्जर्स के आने का, लेकिन वो उसको उन सोल्जर्स का मार्च पास्ट देखना बहुत पसंद आता है। तो सोचा कि कुछ देर जाके वो उनका मार्च पास्ट देखेगा, फिर यहाँ वहाँ घूमेगा। लेकिन फिर बहुत ही भारी मन से उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल चला जाएगा। तो स्कूल जाने के लिए निकलता है। ओके, सो स्कूल जाने के लिए निकलता है। रास्ते में वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है। टाउन हॉल के बाद एक नोटिस बोर्ड है और नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगे होते हैं। ये वो समय था जब कम्युनिकेशन का कोई मीन नहीं था एक्सेप्ट नोटिसेस। इस वक्त रेडियो का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। रेडियो आई होप तुम सबको मालूम है रेडियो क्या होता है। रेडियो दिखा देते हैं। रेडियो इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे एक एंटीना निकलता है, हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ से ट्यूनिंग करते हैं और अलग अलग स्टेशन पकड़ता है। 5 टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, FM, AM, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव और एयरपोर्ट। ओके, खैर उसके बारे में फिर कई बाद में बात करेंगे। ओके, सो इस टाइम पे रेडियो का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था और कोई भी मीन्स नहीं थे कम्युनिकेट करने की चीज़ों के। तो हर गांव में एक टाउन हॉल हुआ करता था। टाउन हॉल के बाहर एक बड़ा सा मैसेज बोर्ड था। मैसेज बोर्ड पे मैसेज से लगा देते थे और लोग आते थे, मैसेज पढ़ते थे और उनको मैसेज कन्वे हो जाता था। ओके, तो फ्रांस वहाँ से निकलता है और वो देखता है मैसेज बोर्ड, सब मैसेज पढ़ रहे हैं। तो वो सोचता है कि पिछले 2 साल से हमारी सारी परेशानियाँ इसी मैसेज बोर्ड से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो खैर उस बारे में क्या कर सकते हैं। वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगता है। तो रास्ते में वहाँ का जो ब्लैकस्मिथ, वो जो लोहे का काम करते हैं उन्हें ब्लैकस्मिथ बोलते हैं। ब्लैकस्मिथ होता है, ब्लैकस्मिथ का नाम है वॉक्टर। वॉक्टर अपने अप्रेंटिस के साथ होता है और वो फ्रांस को बोलता है कि अरे इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, तुम अभी भी स्कूल टाइम से पहुंच सकते हो। तो फ्रांस को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी लेट हो चुका है। सब जानते हैं वो लेट हो गया। तो जैसे होता है कि आपके पास आप खाना खा रहे हैं, किसी ने छोटा चम्मच दे दिया तो बोलते हैं इतना बड़ा चम्मच दे नहीं, क्या थोड़ा और छोटा दिया होता। सो ये एक तरह का टॉन्ट था। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, चीज़ें ट्रांसलेशन में लूज हो जाती हैं। ठीक है, सो ये जो बात बोली जा रही है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो हो सकता है फ्रेंच लैंग्वेज में इसको इस तरह से लिखा गया जो हमको समझ में आया कि ये टॉन्ट किया जा रहा है, राइट। पर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा कि वो टॉन्ट किया जा रहा है। इंग्लिश में ऐसा लग रहा है कि वो एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोल रहा है, पर उसको ऐसा लगा कि वो टॉन्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी वो भागा भागा, वो रुका नहीं और भागा भागा वो एम हैमिल के ग्राउंड में पहुंच गया। एम हैमिल के ग्राउंड का मतलब है कि एम हैमिल, मॉन्जर हैमिल जो उनके टीचर थे, उनका जो घर था वही स्कूल की तरह से ऑपरेट करता था। वो घर के फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। आगे इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे उस फर्स्ट फ्लोर पे हैमिल की बहन जो है वो अपना सामान समेट रही है और कैसे ग्राउंड फ्लोर पे हैमिल जो है वो क्लास ले रहे हैं। सो ऑब्वियसली हैमिल का गार्डन है तो हैमिल का ही घर होगा और हैमिल वहाँ रहते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। छोटा सा गाँव है तो बहुत ज़्यादा क्लासेस होती नहीं थी, बहुत ज़्यादा टीचर्स भी नहीं होंगे। हैमिल और हैमिल की बहन यही 2 लोग पढ़ाते होंगे, राइट। हैमिल शायद लैंग्वेज पढ़ाते होंगे फ्रेंच और मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे, और उनकी जो सिस्टर है वो शायद बाइबल और रिलीजियस कुछ सब्जेक्ट पढ़ाती होंगी। इससे ज़्यादा वो लोग कुछ पढ़ते भी नहीं थे। ठीक है, सो अब वो स्कूल पहुंच गया। अब स्कूल पहुंचने के बाद उसने देखा कि स्कूल में नॉर्मल जो स्कूल पहुंचते टाइम जो हसल और बसल होती है, सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते, बच्चे शोर कर रहे होते, वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे संडे के दिन स्कूल पहुंच गए। अगर आप संडे के दिन कभी स्कूल पहुंचे तो स्कूल बिल्कुल सुनसान था। उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो उसे लग रहा था कि वो लेट हो गया, तो भागा अपनी क्लास में गया। उसने क्लास के अंदर झांक के देखा तो देखा सब बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, तो और उसने देखा कि उसके टीचर जो हैमिल हैं वो भी वहाँ पर हैं। तो हैमिल उसको देखते हैं, बोलते हैं फ्रांस जाकर के अपनी सीट पे बैठ जाओ। ओके, तो फ्रांस अपनी सीट पे बैठ जाता है। ओके, अब वो अपने टीचर को देखता है तो उसके टीचर ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। क्या पहना हुआ था? एक खूबसूरत सा ग्रीन कोट और एक फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड शर्ट क्या होती है? फ्रिल्स होती हैं उसके अंदर, फोटो लगा देंगे। और एक ब्लैक सिल्क की कैप, क्योंकि ठंड के मौसम में कैप सबको कंपलसरी होती है। तो सिल्क की कैप उन्होंने पहन रखी थी। ये वो कपड़े थे जनरली वो
संडे के दिन पहना करते हैं या किसी स्पेशल ओकेजन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरह के ओकेजन में पहनते हैं। और आज वो नॉर्मल क्लास में उन्होंने पहन रखा था। तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल शांत है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। फिर वो अपने क्लास के पीछे वो लड़के देखता है, जो बैक बेंचेस होती हैं, बैक बेंचेस जनरली खाली रहती थी, लेकिन आज बैक बेंचेस पे कुछ बड़े लोग बैठे हुए थे। ठीक है, कौन कौन बैठे हुए थे? एक आदमी जिसका नाम हाउजर है, वो अपनी हैट पहन के बैठा हुआ था। फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे गांव के, ठीक है। फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे और काफी लोग बैठे हुए थे, ठीक है। और जो हाउजर था, हाउजर शायद एक पेंटर था, तो उसके पास प्राइमर एक तरह का कलर होता है जिसको हम मेटल पे या लकड़ी पर कलर करने के लिए यूज करते हैं, प्राइमर। ओके, तो प्राइमर उसके घुटनों पे के पास रखा हुआ था खोल करके, और वो उससे कुछ करने वाला था। क्या करने वाला था? ये सब फ्रांस ये सब नोटिस करता है। उसके बाद जो हैमल है, मॉन्जर हैमल, उनके टीचर हैमल, वो अनाउंस करते हैं कि आज जो है, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो हैमल बोलते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा लास्ट लेसन है। ओके, हमारे जो नए मास्टर्स हैं, हम लोग अब हार चुके हैं, फ्रांस से अलग हो गए हैं, जर्मनी का पार्ट हो गए हैं। तो हमारे जो कैपिटल है वो अब जर्मनी है, हमारा कंट्री जर्मनी है। और जर्मनी से ये ऑर्डर्स आए हैं कि अब से जो भी पढ़ाई होगी वो फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय जर्मन लैंग्वेज में होगी। तो ये दिखाता है कि जो विक्टर्स होते हैं वो हमेशा अपनी लैंग्वेज इंपोज करते हैं। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो बॉर्डर चेंज करने के लिए होती हैं। आज से जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब बॉर्डर चेंज करने के लिए हुई है। जो ये फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी, ये भी बॉर्डर चेंज करने के लिए हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ये भी बॉर्डर चेंज करने के लिए हुई। जो भी वॉर्स होती हैं बॉर्डर चेंज करने के लिए होती है। अभी जो करंट वॉर्स चल रही हैं, 2 वॉर चल रही हैं अभी करंट, कहाँ पे? एक यूक्रेन रशिया और एक इजराइल पैलेस्टाइन, ये भी बॉर्डर चेंज करने के लिए ही है। ओके, सो वो बोलते हैं कि कल से तुम्हारे नए मास्टर आने वाले हैं, वो तुम्हें जर्मन में पढ़ाएंगे। तो आज ये मेरा फ्रेंच का आखिरी लेसन है, लास्ट लेसन, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। ओके, सो व्हाट अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप का मतलब है विस्फोट जैसा, कि मेरे कानों में विस्फोट जैसा होगा, फ्रांस के कानों में विस्फोट जैसा होगा। फ्रांस को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ओके, फिर उसे अचानक समझ में आता है कि अच्छा, टाउन हॉल के जो बाहर नोटिस बोर्ड लगा था और इतने सारे लोग उस नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे, वो इसी के बारे में था कि आगे से यहाँ पर सिर्फ जर्मन में पढ़ाई होगी, फ्रेंच में पढ़ाई बंद हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, माय लास्ट लेसन। सो फ्रांस मन में सोच रहा है कि ये तो मेरा आखिरी लेसन है, ठीक है। अब उसको अफसोस हो रहा है वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करने के लिए जो उसको पास में मिली थी, लेकिन उसने नहीं ली। वो किताबें जो उसको बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, उसको खोलना नहीं चाहता था, अचानक वो किताबें उसको बहुत ही प्यारी लगने लगी। वो सोचने लगा काश उसने किताबें खोली होती, काश उसने फ्रेंच पढ़ ली होती, कुछ भी कर लिया होता। अभी तो उसे ठीक से लिखना भी नहीं आया है, ठीक है। उसने बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट किया। उस ज़माने में टाइम कैसे वेस्ट करते थे, वो जाता था अलग अलग चिड़ियाओं के अंडे ढूंढता था, यहाँ वहाँ फिसलता था, तालाब में कूदता था, ये सब करता था, ठीक है। तो अब उसे अफसोस हो रहा है कि उसने ये सब किया बजाय फ्रेंच सीखने के। उसको फ्रेंच सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके, ओके। और वो ये बात भी भूल गया कि जो उसके टीचर हैमल थे वो कितने क्रैंकी मतलब जिनका मूड हमेशा खराब रहता है। ओके, उनका मूड हमेशा खराब रहता था, हमेशा वो अपना स्केल बेंच पे पटक पटक के हम लोग को डराया करते थे। वो ये बात भी भूल गया, अचानक उसको अपने टीचर बहुत ही अच्छे लगने लगे। ऑलराइट, सो आगे तो अब उसको समझ में आया कि उसके जो टीचर थे उन्होंने अपने संडे क्लोथ सबसे अच्छे क्लोथ क्यों पहने हुए थे। वो ऑनर करना चाहते थे अपने आखिरी लेसन को, और इसीलिए गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हुए थे। वो भी ये और सोच रहे थे कि उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की, काश उन्होंने भी पढ़ाई कर ली होती, उनको भी फ्रेंच आ जाती। ओके, सो अब वो यही सब सोच रहा था कि अचानक उसका नाम बुलाया गया, फ्रांस, और उसे बोला गया रिसाइट करने के लिए वो लेसन जो उसे याद करने के लिए कहा गया था, पार्टिसिपल। वो खड़ा होता है, वो सोचता है कि वो अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा, सबसे अच्छे से पार्टिसिपल्स बोलेगा, लेकिन वो पहले शब्द पे ही गड़बड़ा जाता है, उससे पहला वर्ड नहीं बोला जाता। तो आज हैमल जो है वो क्रैंकी नहीं है। हैमल बोलते हैं कोई बात नहीं फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो वो बोलते हैं फ्रांस कोई फर्क नहीं पड़ता,
मुझे पता है कि तुम बहुत उदास हो और तुम सोच रहे हो कि तुमने ये लेसन क्यों नहीं लर्न किया। तुमने हर बार सोचा कि ओ हमारे पास कल का समय है लर्न करने का, आज छोड़ते हैं, हम कल याद कर लेंगे। फिर वो बोलता है कि हमारा एरिया जो है एल्जेक, इसकी यही प्रॉब्लम है, लोग यही सोचते हैं आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। ठीक है, तो किसी ने भी ठीक से कोई काम अपना किया नहीं है, किसी ने भी फ्रेंच ठीक से पढ़ी नहीं है। ठीक, फिर वो बोलता है कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। वो बोलता है कि तुम अपने आप को एक फ्रेंच कैसे बोल सकते हो, तुम प्रिटेंड कैसे कर सकते हो कि तुम फ्रेंच हो, जबकि तुमको ना फ्रेंच आती है, ना तुम फ्रेंच बोल सकते हो, ना लिख सकते हो। ठीक है, और वो अपने रैंट पे चले जाते हैं कि कैसे कोई भी फ्रेंचमैन जो है वो फ्रेंच को ऑनर नहीं करता और ऐसा है वैसा है, जैसा टीचर स्टूडेंट रैंट करते हैं। ओके, फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स, उन्होंने तुमको फार्म में काम करवा करके एक्स्ट्रा पैसे कमाने की बजाय उन्होंने तुमको स्कूल भेजा कि तुम कुछ सीख सको, पर फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो चाहते थे तुमसे काम करवा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते थे। उस समय पढ़ाई की नहीं कि उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं था। ऑलराइट, और जब भी तुमने किसी भी काम के लिए छुट्टी मांगी, तुमको मछलियाँ पकड़ने जाना है, मैंने छुट्टी दी वगैरह वगैरह, ये सब। अब वो उसको बोल रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ था और तुमने ये सब अपॉर्चुनिटी मिस की, तुमने पढ़ाई करने के बजाय ये सब काम किया, और कैसे तुमको अपॉर्चुनिटी मिली थी पढ़ाई करने की पर तुमने पढ़ाई प्रॉपरली नहीं की। ओके, फिर एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात होते होते वो फ्रेंच लैंग्वेज पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। फ्रेंच लिखना और फ्रेंच बोलना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, जैसे ये ना हम इसको पढ़ेंगे डॉडेट, पर डॉडेट नहीं है, यह है डॉडे, फ्रेंच नाम। ठीक है, मॉन्जियर की स्पेलिंग अगर किसी ने पढ़ी है तो MONSIEUR करके है, इसको हम पढ़ेंगे तो मॉन्जियर पढ़ेंगे, पर फ्रेंच बोलते हैं मॉन्जियर। तो फ्रेंच पढ़ना अलग है और लिखना अलग है। ठीक है, फिर वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे प्यारी लैंग्वेज, सबसे मीठी लैंग्वेज है, और बोलते चले जाते हैं। ठीक, फिर वो बोलते हैं कि अब फ्रेंच को संभालना तुम लोगों के हाथ में है, तुम लोग को ऑफिशियली फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन आपस में तुम लोग फ्रेंच को अपने पास संभाल के रखना, वैसे ही जैसे ताले की चाबी संभाल के रखी जाती है। आपस में फ्रेंच बोलना, भले ऑफिशियली तुम लोग को जर्मन पढ़नी पड़े, पर अंदर ही अंदर तुम लोग फ्रेंच पढ़ना। और फिर वो एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आज फ्रांस जो है वो यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देता और अपना सारा ध्यान अपने टीचर पे लगाता है। टीचर बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझाते हैं, फ्रांस को बहुत ही आसानी से चैप्टर समझ में आ जाता है और वो सोचता है अरे फ्रेंच तो कितनी आसान है, अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो मैं कितना ज़्यादा सीख जाता। और टीचर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया और फ्रांस ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, क्योंकि आखिरी चैप्टर है। ठीक है, उसने कभी भी अपने टीचर को इतने ध्यान से नहीं सुना था। ठीक, आज उसको सब कुछ समझ में आ गया। ये जो आखिरी लेसन था इसमें उसको सब कुछ समझ में आ गया। जितनी भी ग्रामर पढ़ाई, ग्रामर डिफिकल्ट होती है किसी भी लैंग्वेज की, जितनी भी ग्रामर पढ़ाई जो भी पढ़ाया, आज सब उसके दिमाग में एक ही बार में घुस गया। उसके बाद जो उनके टीचर हैं हैमल, वो एंड करते हैं, वो सबको कुछ कॉपीज़ देते हैं। कॉपीज़ के अंदर लिखा हुआ है एल्जेक फ्रांस, जिस एरिया के वो लोग हैं। ठीक है, और एल्जेक का झंडा बना हुआ है, फ्रांस का झंडा बना हुआ है। इस तरह से ऐसे लग रहा है ये छोटी छोटी क्या है, चिड़िया। ओके, फ्लैग्स, छोटे छोटे फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक, अब सब लोगों ने क्या किया, लिखना स्टार्ट कर दिया, और इतनी शांति है कि पेन पेपर पे चलता है और बच्चों को ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। और ऊपर, उनके ठीक ऊपर फ्लोर पे हैमल की सिस्टर जो है वो ट्रंक के अंदर, अटैचियों के अंदर बड़े बड़े, उस टाइम पे वो स्टीमर ट्रंक बोलते थे, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े ट्रंक आते थे, उसके अंदर अपना सामान भर रही हैं, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। ओके, और फ्रांस बता रहा है कि जब भी वो अपना सर ऊपर उठा कर देखता था तो देखता था हैमल, उसके जो टीचर हैं, वो कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी वहाँ देख रहे हैं, हर चीज़ को इतने ध्यान से देख रहे हैं कि वो उसकी मेमोरी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उस वक्त फोटो कैमरास का इन्वेंशन तो हो गया था, पर कैमरास बहुत ही महंगे और बहुत ही बड़े होते थे, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं थे। फ्रांस के छोटे से गाँव में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। तो मेमोरी का यही तरीका था, उनको याद कर लेना। ठीक है, तो देख रहा था कि वो याद कर रहे थे और वो सोच रहा था कि
40 सालों से हमारे जो सर हैं वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूस, और आज उनका आखिरी दिन है। उनको यहाँ ज़बरदस्ती उनको अपनी बहन के साथ ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। आज वो कितने ज़्यादा दुखी होंगे। तो आज पूरी मेमोरी वो अपनी समेट लेना चाहते हैं। कैसे उन गार्डन्स में उन्होंने पेड़ लगाए, उन पेड़ों को बड़ा होते देखा, उनके लगाए हुए पेड़ सारे बड़े हो गए। पेड़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सब। ओके ओके। फिर लेसन ख़त्म हो गया। लेसन ख़त्म होने के बाद जो बच्चे थे, बच्चों ने रोना चालू किया। कस्टमरी कुछ भी होता है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे रोते ही हैं। बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया। ठीक। उसके बाद उस स्कूल के ग्राउंड के बाहर प्रशियन सोल्जर्स आते हैं और अपना ट्रम्पेट बजाते हैं। ट्रम्पेट सुन करके सब होश में आ जाते हैं कि क्या हुआ है। वो सब भूल गए थे शायद कि वो हार गए हैं। वो होश में आ जाते हैं और जो मौनसे हैं वो पीले पड़ जाते हैं। अब उनको रियलाइजेशन हो गया है कि अब उनको जाना पड़ेगा। वो खड़े हो जाते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं प्रशियन सोल्जर्स आकर के बाहर मार्च पास्ट कर रहे हैं। अटैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्च पास्ट कर रहे हैं। जो भी आर्मीज जो हैं किसी दूसरी कंट्री में जाके जीतती हैं तो वो एरियाज में जाके मार्च पास्ट करती हैं, ये बताने के लिए कि उनका कब्जा हो गया है। ओके। जब किसी शहर में भी दंगे होते हैं तो उस देश की भी जो आर्मीज हैं वो जाकर के एरिया से मार्च पास्ट करती हैं, ये बताने के लिए कि उन्हीं का अभी भी कंट्रोल है। कंट्रोल के बाहर नहीं हुई है तो लॉ नहीं ब्रेक करने। ठीक। फिर हैमिल कुछ बोलना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते। ओके। वो उठते हैं, पीस ऑफ चॉक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं विवेला फ्रांसिया, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके। और एंड में उनके लास्ट वर्ड्स होते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। मतलब आज का लास्ट लेसन पूरा हो गया, तुम लोग जा सकते हो। कल से तुम्हारा नए लैंग्वेज में लेसन होगा जो लगभग 1871 से 1920 लगभग 49-50 ईयर्स तक एल्ज़ेक लोरेन जर्मनी के कब्जे में था। जर्मनी ने कब्जा क्यों किया था? क्योंकि एल्ज़ेक लोरेन में कोल, आयरन, इन सब के अच्छे खासे डिपॉजिट्स थे और जो फ्रेंच बिजनेसमैन थे वो जर्मन बिजनेसमैन के साथ कॉम्पीट कर रहे थे और उनको हरा रहे थे क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा था। तो इसीलिए उन्होंने कब्जा कर लिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में ट्रीटी ऑफ वर्साय में एल्ज़ेक लोरेन फ्रांस को वापस मिल गया। और 1971 में जो ट्रीटी हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जिसमें फ्रांस ने एल्ज़ेक लोरेन जर्मनी को दे दिया था। जर्मनी के जो लीडर्स थे वो इस बात के अगेंस्ट थे। वो भी जानते थे कि किसी और लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री को के पार्ट को अगर हम लेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन्होंने ट्राई किया कि ये हिस्सा स्विट्ज़रलैंड को दे दें, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के साथ अटैच्ड है और स्विट्ज़रलैंड में फ्रेंच, जर्मन, ये सब स्पीकिंग पॉपुलेशन है, अलग अलग एरियाज है। जो एरिया जर्मनी से कनेक्टेड है वो वहाँ पे जर्मन बोली जाती है, जो फ्रांस से कनेक्टेड है वहाँ फ्रेंच बोली जाती है। तो उन्होंने सोचा कि फ्रेंच स्पीकिंग एरिया ये स्विट्ज़रलैंड को दे दें और स्विट्ज़रलैंड का जो जर्मन स्पीकिंग एरिया है वो उनको दे दें। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने मना कर दिया, कहा हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा जो एरिया है वो हमारा एरिया है। तो एंड में उन्होंने ये ले लिया अपने बिजनेसमैन के प्रेशर में आकर के, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद ह्यूमिलिएशन के साथ ये एरिया वापस करना पड़ा। ओके। और हाँ बच्चों, अगर चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, जिनको ये चैप्टर है इनके कोर्स में। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे सेकंड, थर्ड और आगे भी चैप्टर्स को कंटिन्यू करना है। ओके।